ओसीडी को बीमारी ना माना जाए तो ज़्यादा अच्छा है इसको डील करने के लिए। तो मैं कैसे ये पहचानूं कि ओसीडी के शुरुआती लक्षण तो नहीं है कहीं? करेक्ट, ओसीडी कैन बी पार्ट ऑफ एनी वन लाइफ। ऑब्सेशन और कंपल्शन, ये दो वर्ड्स हैं। करेक्ट। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या ओसीडी भी जेनेटिक है? ये भी ओसीडी, अगर आप बार बार फोन चेक करें तो वो भी ओसीडी होता है। अगर आपको ओसीडी ठीक करना है तो आप क्या यूज करते हैं? मतलब क्या दवाइयाँ देते हैं या फिर कोई थेरेपी? फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ओसीडी इज साइकोथेरेपेटिक मैनेजमेंट। आपके रिश्तों पे क्या असर पड़ता है उसका, और फिर जिस परिवार के साथ आप रह रहे हैं वो परिवार किस तरीके से ओसीडी जिसको है उसकी मदद कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपने कई बीमारियों के नाम सुने होंगे, कैंसर और भी कई तरीके की बीमारियां, लेकिन एक बीमारी है जिसको हम सुनकर समझकर भी नज़रअंदाज करते हैं, जो है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर। काफ़ी सारे लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं और इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते। लोगों को लगता है आम बात है, आप चीज़ें अलाइन करके रख रहे हैं, आप साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी कंट्रोल करने लगे तो कैसा लगेगा? जी हाँ, इन्हीं सब चीज़ों पर, इसी मुद्दे पर और ओसीडी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्याम गुप्ता। ओसीडी स्पेशलिस्ट हैं फ्रॉम इमोशन ऑफ लाइफ, जो रिसर्च भी करते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं ओसीडी पेशेंट्स का। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर सर। थैंक यू शुकन्या मैडम फॉर इनवाइटिंग एंड अरेंजिंग दिस रिकॉर्डिंग। इट विल हेल्प्स आई बिलीव मैनी मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि ओसीडी को हम बीमारी नहीं मानते, तो ये कितनी भयानक मानसिक स्थिति हो सकती है? ओसीडी को बीमारी ना माना जाए तो ज़्यादा अच्छा है इसको डील करने के लिए, क्योंकि जब भी इसका डायग्नोसिस बनता है तो एक तरीके से वो डेथ सेंटेंस जैसा होता है कि मुझे ज़िंदगी भर इसके लिए दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। वर्चुअल वर्ल्ड में लोग जाके पढ़ते हैं कि क्या होता है ओसीडी, और हर जगह एक ही इंप्रेशन आता है, चाहे कहीं भी पढ़े, कि लाइफ लॉन्ग मेडिसिन, लाइफ लॉन्ग CBT-RP सेशन, विच इज़ नॉट द रियलिटी। ओसीडी को एक टाइम बाउंड एक्टिविटी में सिस्टमेटिक प्रोसेस से कम्प्लीटली रिकवर एंड क्योर किया जा सकता है, जो कि इमोशन ऑफ लाइफ ऑलमोस्ट मोर देन 2 डिकेड से हम कर ही रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। मैं अक्सर देखती हूँ कि ओसीडी को लोग परफेक्शन से जोड़ने लगते हैं कि यार ओसीडी थोड़ी है, परफेक्शन की आदत है, हमें चीज़ें रखने की आदत है, हम सहेज कर रखना चाहते हैं, मुझे आदत है यार ये सब, तो तुम इसको ओसीडी का नाम दे दो तो वो बहुत बड़ी बात लगने लग जाती है। व्हाई इज इट लाइक दैट? So OCD is not limited to the perfection. OCD out of overall spectrum as a number, OCD हम देखें जितने भी लोग दुनिया भर में हैं, so OCD have a features that have a 2 features. One is a perfectionism, another is a procrastination. So हम around the world अगर हम numbers को देखें या हम अपने emotion of life as a institute देखें तो 60% लोग लगभग ऐसे होते हैं जो perfectionist attribute के साथ है ना रहते हैं ज़िंदगी में, जो OCD के साथ सफ़र कर रहे हैं। 30% अप्रॉक्सीमेटली प्रोकास्टिनेशन फीचर्स के साथ होते हैं, उनके पास परफेक्शन नहीं होता, प्रोकास्टिनेशन होता है। 5% अराउंड बैलेंस अप्रोच के साथ होते हैं, उनको भी ओसीडी होता है, जैसे कि उनका कोई ना तो परफेक्शन है ना प्रोकास्टिनेशन है। और अप्रॉक्सीमेटली 5% का ही नंबर होता है ओवरलैपिंग का, कि एक ही व्यक्ति में परफेक्शन भी है और ऑब्सेशन प्रोकास्टिनेशन भी है। सो इट इज़ नॉट लिमिटेड कि एक व्यक्ति सिर्फ परफेक्शन के साथ होगा उसी को ओसीडी बोला जाएगा, बट हाँ, मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट हैव अ परफेक्शन एज अ अप्रोच अराउंड द ओसीडी। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मेरी भी आदत है कि जहाँ से चीज़ उठाई वहीं रखनी है, जहाँ पर जैसा सामान रखा गया उसे अलाइन करके रखिए, अच्छा लगता है देखने में। तो मैं कैसे ये पहचानूं कि ओसीडी के शुरुआती लक्षण तो नहीं है कहीं? करेक्ट। सो व्हाट वी से इन साइकोलॉजी, हम साइकोलॉजिस्ट जो कम्युनिटी वो क्या बोलते हैं, एक बेटर लाइफ के लिए आपके पास में बैलेंस परफेक्शन होना चाहिए, कि हम चीज़ों को डिसऑर्गेनाइज भी ना करें और उसमें बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी ना हो। तो अगर हम परफेक्शन को देखें तो परफेक्शन इज़ नॉट अ रॉन्ग, बट परफेक्शन इज़ अ समथिंग दैट कैन बिकम अ पॉइजन फॉर यू ऑल्सो। बट हेल्दी परफेक्शन शेप द लाइफ। लेट्स से हम दुनिया में जितने भी बेस्ट सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, सो दे मे हैव अ परफेक्शन बट दैट डजंट डोमिनेट देयर लाइफ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड कि बैलेंस परफेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर ईजी लाइफ। ऑब्सेशन और कंपल्शन, ये दो वर्ड्स हैं। करेक्ट। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या दोनों बराबर ही हैं, एक जैसे, इनमें क्या फ़र्क है? अगर हम किसी एग्जाम्पल से समझाना चाहें व्यूअर्स को तो। So let's go one by one. So what is so obsession compulsion is a part of this disorder, obsessive compulsive disorder, which have 2 things. One is the obsession. An obsession are those images, thought, visuals, which we know that they are not true, correct, not valid, but they are such complex or rigid even a person know that these are not correct, not true, I don't want to think, but they, because of their complexity, that means
nature, they reach to the level that whenever they pop off, it create anxiety. Once the anxiety occur because of those belief, thought and images, conditioned images, person try to reduce those anxiety through action, and action can be mental also, physical also. So let's say you talk about arranging the bottle or arranging the things. So that is the obsessional belief. But how it will be considered the obsession if it start impacting your life day to day. अगर आप हेल्दी परफेक्शन को फॉलो कर रहे हैं और आप है ना बैलेंस अप्रोच है आपका, जहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हैं और आप अपने लाइफ के पर्पस एंड गोल पर फोकस कर पा रहे हैं, then that cannot be affecting negatively. But in case you are chasing perfection in everywhere, let's say in academic also, सेम चीज़ को जो बच्चा जो स्टडी कर रहा है उसी को बार बार पढ़े जा रहा है, उसको संतुष्टि नहीं हो रहा, उसको लगता है कि अभी और पढ़ना है और पढ़ना है, तो जो चीज़ 1 से 2 बार में प्रैक्टिस करके ख़त्म हो सकती थी वो 10 बार किए जा रहा है, 20 बार किए जा रहा है. वो अपना खेलना छोड़ देता है, खाना छोड़ देता है, रात को उठते ही उसको एंग्जाइटी हो रहा है कि जो कल पढ़ा था उसको मैं वापस से रिपीट कर लूँ. सो दैट इज़ द अनहेल्दी परफेक्शन. जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो उसका रिवीजन करना अच्छा होता है. सेम वे इन प्रोफेशनल लाइफ. लेट्स से समबडी विश टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक नॉर्मल सा वर्क है. एक व्यक्ति एक बार में संतुष्ट हो जाएगा और एक व्यक्ति उसको 2 बार क्रॉस चेक करेगा, और एक व्यक्ति 10 से 20 बार सेम सॉफ्टवेयर के मीन्स एडिशन, करेक्शन और क्रॉस चेक में इन्वॉल्व होगा. तो उससे होगा क्या फाइनली, उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है और उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो अफेक्ट होने लगेगी. क्योंकि किसी भी वर्क सेटअप में देखें, लाइफ के किसी भी फेज़ में देखें, हमको विजिलेंट तो रहना है, लेकिन नॉट इन रिगार्ड टू द अनहेल्दी परफेक्शन जो कि आपकी लाइफ को डोमिनेट करने लगे. सो द डिफरेंस बिटवीन ऑब्सेशन एंड कंपल्शन इज सिंपल. ऑब्सेशन आर बिलीफ एंड थॉट, एंड देन बिकॉज ऑफ दिस थॉट व्हेन द एंग्जाइटी स्टार्ट डोमिनेटिंग, ओवरपावर, person feels suffocate, disturbed, stress. So they try to reduce this anxiety, stress through the mechanism which can be mental and physical reaction or mental replacement of thought, trying to settle down the thought with different mean. So obsession are thought, compulsion are the management of those thought as a action. So this is a simple difference, and these two are interrelated. Without obsessional belief nobody will do compulsion, and OCD can be without compulsion also, because we will not be able to see any physical sign symptom as a action, as a compulsion, but person will be doing at mental level. They will be trying to validate, revalidate, invalidate. So that engagement is considered as a chain of this cycle, obsessive compulsive disorder. OCD की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को होता है, बच्चों को भी होता है, जो नॉर्मली आजकल देखने को मिला है, बड़ों को भी होता है. तो क्या दोनों में लक्षण अलग अलग होते हैं? Mostly no much difference. What it belong to the subcategory. Let's say 8-year child, 14-year child, 20-year man, 30, 40, 60. Everyone can have a same sign symptom in the belief system. Let's say related with the cleaning. एक 8 साल का बच्चा भी हाथ धोएगा, 14 साल का बच्चा भी हाथ धोएगा, 20 साल का भी, 30 और 40, 50 और 70 ईयर भी. अभी हम रिसेंट में देखें एक 79 ईयर ओल्ड डॉक्टर जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो बैंगलोर से कंटेमिनेशन OCD मैनेजमेंट के लिए अप्रोच कर रही है. अभी एक 82 ईयर ओल्ड मेरे ही नेटिव प्लेस से, जो मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, एक अलीगढ़ से एक बेटा फ़ोन लगाता है कि मेरे 82 ईयर ओल्ड फादर हैंड वॉश कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं. तो 8 साल का बच्चा भी हाथ धो रहा है और 82 ईयर भी व्यक्ति हाथ धो रहा है. डॉक्टर भी है ना क्लीनिंग रिचुअल में इन्वॉल्व है. I will not be sharing the name, but right now also 2 doctors having in with us, like let's say they are close to the recovery, ending the journey, they are in 4th month. When they come, they were also bathing for 4 hours, washing 50-70 times hand. Think about it. A doctor, specialist doctor, why they will be cleaning hand? Because they have a background of contamination OCD, and especially surgeon. Let's say medicine doctor may not be falling, but they may also fall. But surgeon who's supposed to deal with different object, material while performing surgery, they also have this perspective. So it doesn't matter who you are, from which community you belong, what is your education, profession, financial status. OCD can be part of anyone's life. हम लोग जेनेटिक बीमारियों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो क्या OCD भी जेनेटिक है? क्या वो भी जैसे किसी बड़े को है आपके परिवार में, तो क्या आपको भी हो सकती है? आपके पिता को है, आपके माता को है, तो क्या वो आप में भी आ सकती है? No, that is what something I never agree. OCD is a genetics. OCD is a learned behavior. We learn from our ecosystem, and ecosystem may have a family,
close relative, your friend, your peers, your surrounding, and your classroom setting or your work setup. OCD can be learned through the visuals. Let's say somebody is watching some harm related things in a movie. They can get associated with their life and they can start developing the harm obsession. So it is nothing like a genetic. This whole universe I'm hearing this from many, almost 2.5 decades, genetic. Think about it. If something is genetic, then how it will go out from life? It should be remain in your life. And that is what the definition right now. If you fall in OCD, you will never will recover. Around the world, people are searching for the option treatment, investing, exhausting in a treatment process. But that is what all not require. It's a simple management. Going through with I would not say, I don't want to promote only me can do it. Let's say whosoever can say, I will be able to help you to overcome this. So we in Emotion of Life, well researched, well executed, thousands of number around the world, not only in India. People come, join our daily session model, and within the 4 to 5 months or higher side 6 months in case of profound category cases, completely recovered. And with the consistent follow-up for next 6 months, they reach to the cure state. And how I define this cure state, that have a 3-level validation. So let's say first criteria, after the 365 days starting of the journey, when I'm asking client, talking about all those trouble things, kya chal raha hai? And they say, sir, we forgot whether this was my problem in my life. I ask a caregiver, family member, wife, husband, children, parents, कि अभी क्या चल रहा है ना आपके उस फैमिली मेम्बर का, जो मतलब सब लोग जानते ही हैं. एंड दे ऑल्सो से कि वी ऑल्सो फॉरगॉट सर कि दैट वाज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. एंड यू विल वंडर इफ यू एवर गेट कनेक्टेड विद माई रिकवर्ड क्लाइंट एंड फैमिली मेम्बर, दे विल बी स्माइलिंग ओनली. देयर एंड नंबर ऑफ ईयर मेडिसिन, 5, 10, 20 year medicine, reach to the zero and they back to the normal life. So that is what something transformative we provide as under the OCD recovery program, which have a 16 step. But that is the effortful work. It is not something shortcut, no shortcut. And medicine not at all required. I enable people in the mid journey, they are able to stop medicine, and they also forgot when they were taking medicine. हम OCD की बात कर रहे हैं. अब ज़रूरी हो जाता है कि OCD होने की मुख्य वजह क्या होती है? What are the major reasons of that? So reason, if you are asking me reason is very simple. A person feeling of guilt and regret which is associated with their own life. जब भी कोई व्यक्ति regret और guilt को अपनी ज़िंदगी में लेके चलते हैं, ये regret and guilt हैं जो उनको obsessional thought माने उन thought के साथ occupy करता है. एंड फाइनली जब भी regret and guilt व्यक्ति की ज़िंदगी का हिस्सा है, वो और फर्दर नेगेटिव इमोशन को लीड करता है, डिससेटिस्फैक्शन और मीन्स सेल्फ एक्सपेक्टेशन. तो कॉज सिंपल, नेगेटिव इमोशन एसोसिएशन विद पर्सनल लाइफ. नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक सोच को जब व्यक्ति ऐड कर लेता है अपनी ज़िंदगी में, एज गेटिंग स्टक विद नेगेटिव इमोशन, देन इट बिकम अ थॉट साइकिल एंड देन फाइनली OCD. आज का हम अगर दौर देखें तो इसमें 2-4 चीज़ें बड़ी कॉमन हो चुकी है जो हर इंसान जूझ रहा है जिस चीज़ से, वो है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन. तो आपका क्या कहना है, क्या ये 3-4 चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं OCD ट्रिगर होता है? डेफिनेटली दैट बिल्कुल है ना. ये जो 3 वर्ड हैं हम सब की ज़िंदगी का मोर और लेस पार्ट ऑफ लाइफ है. लेकिन ऐसे जो लोग है ना, इनके साथ में उनकी पर्सनैलिटी डायनामिक का जब हिस्सा बन जाता है कि हर चीज़ के लिए वो स्ट्रेस में, हर चीज़ के लिए चिंतित हैं, वरिड हैं, सो दैट बिकम वन रीज़न ऑफ सोर्स डेवलपिंग ऑब्सेशन. Obsession means those recurrent thought. So yes, that is a triggering factor also, and that is a predisposing factor also as a personality dynamic. तो yes, ये 3 वर्ड हैं जो हमने बोले, जो कि हर आम व्यक्ति की ज़िंदगी का हिस्सा भी है. But for people with OCD, they get stuck. They are not able to come out of this. कई सारे लोग क्या होते हैं कि उनका एक दायरा है, जैसे मुझे लगता है कि OCD शायद साफ सफाई से ही जुड़ा हुआ है बस. तो क्या और भी ज़्यादा इसके एस्पेक्ट से, क्या और भी ज़्यादा मेजर हो सकता है ये साफ सफाई से भी? मैं भी कई बार सुनता हूँ कि OCD related with cleaning, but you will wonder, based on my practice and my team practice, even around the world also you can access the data, कि OCD ओवरऑल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को हम देखें तो ये सिर्फ 30% ही है टोटल पॉपुलेशन का. जैसे हम अराउंड द वर्ल्ड देखें, देर आर 280 मिलियन मैप पॉपुलेशन, 280 मिलियन लोग, जो कि लगभग 28 करोड़ के आसपास होता है, 24 से 28 करोड़ के बीच में.
अब 800 करोड़ की पॉपुलेशन में वर्ल्ड वाइड 24 करोड़ लोग 28 करोड़ लोग अगर ओसीडी के साथ हैं, उसमें सबका तो एक सा नहीं हो सकता। तो सी इन ए स्टैटिस्टिक 30% पीपल बिलोंग टू द कंटेमिनेशन ओसीडी, जो आप सफाई के बारे में बोल रहे हैं कि क्लीनिंग। रेस्ट ऑफ द 70% बिलोंग टू एंड नंबर ऑफ सब थीम। आई बिलीव आई हैव सम 88 सब टाइप मैंशन इन माई वेबसाइट कि 88 सब टाइप तो मैं डील करता हूँ, मेरी टीम डील करती है। तो थिंक अबाउट इट, हाउ मेनी 88 सब टाइप में अगर हम बात करें तो एक अगर आप बताना चाहें कि ये तो बिल्कुल ही अलग था, दिस इज टोटली डिफरेंट। that is the end number of such rare form of OCD world doesn't know, means 2 to 10 cases. So agar most in a rare but unique is, I would consider as a postpartum OCD, which is related with the woman, and that is not limited to women only. Postpartum OCD means a lady give the birth to the child. Before birth no trouble, once the child come out in this world, तो लेडी को फियर डेवलप हो जाना कि कहीं मैं अपने बच्चे को ना मार दूं। ओके, अभी ये सुनने में तो लगता है कि ऐसा कोई क्यों करेगा, लेकिन यू विल फील हैप्पी कि मींस अराउंड द वर्ल्ड नेक्स्ट लेवल क्लाइंट वी डील एट अराउंड द पोस्टपार्टम ओसीडी एंड नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जहाँ पर 24/7 मदर्स अपने बच्चे को देखते भी नहीं है सेफ्टी रीजन की वजह से। एंड यू विल वंडर दे डोंट हैव एनी सीजोफ्रेनिया और पागलपना, कुछ नहीं है, बस उनका ओवर केयर अबाउट देयर चिल्ड्रन। And it is a very sensitive subject, so in this platform I would not be preferring to share about postpartum OCD impact, because it can create a trouble in some people mental health life. So something when mothers, that is a newborn baby comes, and when they develop, what if I will be harming my child, that is called as a postpartum OCD. Not rare, but significantly not common number. Common number of OCD belong to the contamination, which is around 30% around the world. Then it comes checking the electronic device, checking the email, checking the WhatsApp status, messages, gate, lock, cylinder. ये भी OCD, अगर आप बार-बार फोन चेक करें तो वो भी OCD होता है। हाँ मैडम, that is a now new trendy subtype of checking, rechecking OCD subtype. बार-बार WhatsApp खोल के ऊपर नीचे स्क्रॉल करना जस्ट। Not this. The thought, what if I send something inappropriate, vulgar, or which I should not share? So that have another multiple aspect. So first aspect belong to the safety. Okay, what if I send my password, bank detail, credit card, ATM card password? And second aspect is, what if I send the inappropriate content? Let's say some pornography, adultery, or some personal photo. So these are the two major themes related with the checking, rechecking sub themes. Electronic device, what if I close my laptop properly, what if I log out properly from my email? So this is around the checking, rechecking, that is around 12 to 15%. Third category is a religious obsession, keep doing the worship throughout the day, feeling fearful with that God. So these are the three. And then another major category that also cater around 20% of overall OCD, that is the pure obsession, where physical compulsion action is not present. व्यक्ति कुछ बाहरी तौर पे नहीं कुछ कर रहा है, लेकिन मेंटली उसको थॉट भी आ रहा है और उससे वो जूझ भी रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज आई वुड से सेकंड लार्जेस्ट एंड अफेक्टेड सब कैटेगरी। 30% contamination, 20% approximately pure, and rest of and number of sub theme which have a different category. I can tell you some 88 subtype of OCD which is available on my website, and there are no and number of other sub theme. We have noted, we have served those clients, but documenting, putting in a right framework with the evidence, enough research. So let's say 88 type, we still have a whole complete literature. अगर हम OCD की बात करें तो अगर हम इसे बीमारी ना मानकर महज एक आदत या ओवर थिंकिंग समझें तो क्या वो सही रहेगा? No, overthinking is again a part of everyone's life, more or less. So thinking is not a problem, but if your thinking is taking toll on your life, let's say you bother about the food only, okay, what time I need to take food. I have seen in a people, they will be keep bothering how many chapati. A chapati is a simple business. How many bowl of rice? It's you. Your body will require, but they will consume themselves in this thought. So overthinking is something separate. Habit is something separate. Habit can be helpful. Habit can be troubling for you. So these are the initial concept. Let's say overthinking and habit. But OCD is little different.
person can get rid from the overthinking after the certain period. Habit can be changed based on the recommendation, need and the life requirement. But when OCD develop, OCD require a systematic approach to overcoming, and that is a complex phenomena, not something like limited to the perfection, habits and overthinking. The OCD is beyond those three terms. आप काफ़ी सारे लोगों से डील करते होंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोग अपने OCD लेकर आपके पास आते हैं। कई बार लोग होते हैं सीरियसली नहीं लेते, मदद नहीं मांगते, आते ही नहीं है सामने, ऐसा क्यों? बहुत ही सिंपल सा है। जब तक कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में इतना अफेक्ट ना डालने लगे कि वो आपकी लाइफ को डे टू डे में डिस्टर्ब करे, तब तक क्यों ही तो व्यक्ति करेगा। लेकिन जिसकी ज़िंदगी में वो अफेक्ट आने लगा कि उसका वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, उसका इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, उसके इकोसिस्टम माने फैमिली मेम्बर बोल रहे हैं क्या कर रहे हो, तो व्यक्ति आए ना आए लेकिन उसको तो पता है ना कि मेरी ज़िंदगी अफेक्ट हो रही है। तो इट्स अगेन डिफरेंट। लेट्स से कोई व्यक्ति मोटा है, कोई व्यक्ति पतला है और दोनों कोई केयर नहीं है, मोटे व्यक्ति को भी केयर नहीं, पतले को भी केयर नहीं है। सो इट्स अ इंडिविजुअल चॉइस कि अगर व्यक्ति की लाइफ अफेक्ट होने लगी तो उसको करना क्या है, किसके पास जाना है, उसको उस सब्जेक्ट को सॉल्व भी करना है या नहीं करना। सो ये अभी स्टेट ऑफ माइंड तो मैं तो नहीं समझता अराउंड द वर्ल्ड कहीं है कि ना किसी को प्रॉब्लम है और वो जाए ना। आजकल तो इतना सिंपल एक्सेस टू केयर हो गया कि लोग चैट जीपीटी पर जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, वो अपने जैसी साइन सिम्टम प्रॉब्लम लिखते हैं, चैट जीपीटी और जो भी AI टूल्स हैं या गूगल, एटलीस्ट गूगल तो सबके पास है आजकल, वो आसानी से पूछ लेते हैं कि क्या हो रहा है मुझे और मुझे करना क्या है। सो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस कि अब सवाल ये भी आता है कि क्या OCD अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है? नॉट एट ऑल। वंस इट रीच टू द डायग्नोसिस लेवल इट इज़ नॉट गोइंग टू गो, मतलब ये तो अपने आप तो नहीं जाएगा, क्योंकि डायग्नोसिस भी अगर हम देखें इट इज़ नॉट समथिंग कि कोई क्या बोल रहा है, जैसे आप क्या चाहते हो, मैं क्या चाहता हूँ, या फैमिली मेम्बर क्या बोल रहे हैं। क्योंकि हम हैबिट्स को भी देखें तो कई सारे हैबिट्स हमारे फैमिली मेम्बर में ही आप देखेंगे कि जहाँ पर हम बार बार रिकमेंड करते हैं कि इस हैबिट को बंद कर दो, या ओवर थिंकिंग के बारे में बोलते हैं इसको बंद कर दो, बट व्यक्ति तो नहीं मानता उन चीज़ों को, उसको तो लगता है उसका तरीका यही है कि ये अलग है। सो ऐसा नहीं है। व्हेन थिंग्स रीच टू द थॉट्स एंड बिहेवियर रीच टू द लेवल ऑफ OCD, हर कोई ठीक करना चाहता है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई व्यक्ति, उसका इनिशिएट लेने की उसकी अपनी एक लिमिटेशन होगी कि वो स्टार्ट करे या ना करे, लेकिन एक व्यक्ति जिसको OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का स्टेटस आया, वो डायग्नोसिसेबल हो गया, हर व्यक्ति को ट्रबल करता है और हर व्यक्ति ठीक करना चाहता है। अगर आपको OCD ठीक करना है तो आप क्या यूज़ करते हैं, मतलब क्या दवाइयाँ देते हैं या फिर कोई थेरेपी देते हैं? तो डायग्नोसिस डिफरेंट थिंग्स, ट्रीटमेंट इज डिफरेंट थिंग। डायग्नोसिस मीन्स वेदर यू हैव इट और नॉट हैव इट। इफ़ यू हैव हैबिट, मान लो डायग्नोसिस का मतलब है निदान करना, निदान का मतलब जानना कि क्या आपको है या नहीं है। सो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 10 हैव अ वेरी कैटेगरिकल 4 प्राइमरी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड देन सेकेंडरी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तो अगर मैं उसको हिंदी में बताने की कोशिश करूँ कि कोई भी व्यक्ति थॉट एंड कंपल्शन के ट्रैप में है और जिसको 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है, तो दैट इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया कि व्यक्ति 2 हफ्तों से ज़्यादा अपने ऑब्सेशनल थॉट और कंपल्सिव बिहेवियर में इन्वॉल्व है। दूसरा कि उसकी जो थॉट और एक्शन है उसकी लाइफ को सिग्निफिकेंटली उसकी फंक्शनल इम्पेयरमेंट को क्रिएट करे, माने कि उसकी लाइफ की जो सोशल आस्पेक्ट है, इमोशनल हेल्थ आस्पेक्ट है, उसका पर्सनल आस्पेक्ट है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसकी स्पिरिचुअलिटी है, उसका स्लीप क्वालिटी है, उसकी डाइटरी पैटर्न है। जब भी हमारा किसी व्यक्ति का OCD इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करने लगे, then it is comes as a criteria. Let's say somebody is able to go to the work, able to sleep on time. Let's say 8 hour कोई व्यक्ति सो पा रहा है, वो 8 घंटे अपना काम कर पा रहा है, वो नेचुरल कॉल कर पा रहा है, वो लोगों के साथ उठ बैठ भी रहा है, फैमिली मेम्बर के साथ में, अपनी लाइफस्टाइल के कॉन्टेक्स्ट में जिम भी जा रहा है, अपना वर्कआउट भी कर रहा है, बाइंग शॉपिंग आउटिंग सब कुछ कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में जहाँ व्यक्ति की फंक्शनिंग इंटैक्ट है, वहाँ हमको अननेसेसरी उसको ट्रबल करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज़ द सेकेंड क्राइटेरिया, फंक्शनल लेवल, significantly negative impact on functionality, and then obsessional or compulsive behavior is recognized कि that is their own, not somebody else is giving them. So these are the 3 criteria which we can consider primarily कि व्यक्ति को थॉट एंड कंपल्शन लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा का हो, उसकी फंक्शनिंग, उसकी जो डे टू डे लाइफ है उसको इम्पैक्ट कर रहा हो, और व्यक्ति को ये समझ में आता हो कि ये मेरा ही है, किसी कोई और नहीं उसको दे रहा। So these 3 things are enough for a diagnosis purpose. Once we have the diagnosis कि person have the OCD, then it comes about the treatment. So around the world, India is an exceptional country about this management of OCD. We have a different approach, but if you go to the developed country, अगर आप विकसित देशों में जाएंगे
कभी भी कोई व्यक्ति एक डॉक्टर को रीच करेगा, इवन साइकियाट्रिस्ट will not start abrupt treatment. They will be saying go to the psychologist, let's have a discussion with the psychologist, go through there in a screening purpose, understand the pattern, trend, subtype. If a psychologist recommend, then only we will be having the treatment with the medication. So first choice of treatment around the world is simple. हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, अगर आप अच्छे सिस्टम को रीच आउट कर रहे हैं, अच्छे प्रोफेशनल को रीच आउट कर रहे हैं, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट, फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ओसीडी इज़ साइकोथेरेपेटिक मैनेजमेंट, जो कि जिसको कि हम बोलते हैं, अगर मेजर मॉडलिटी को देखें ट्रीटमेंट का तरीका क्या है, तो उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन along with the other multiple therapeutic model. So treatment, when we say treatment, first choice of treatment is a psychotherapeutic management. In case that is my personal value, belief and the practice approach. In case person is in a harm tendency, harming to the self, harming to the others, if person reach to that level, that time definitely psychiatric management required to calm down the person, controlling the behavior of aggression. So person is not like life-threatening situation. Otherwise, for let's say in all 88 subtype, any of these subtype doesn't require medication. ओसीडी के अगर इलाज की हम बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो उसमें कितना समय लग जाता है? Now again, this whole universe is in a different roadmap. We have a different roadmap. So I ask people always a 4 to 5 months. मतलब आप कह रहे हैं 4 से 5 महीने में इलाज पूरा आई एम टॉकिंग अबाउट माई सिस्टम. मैं अपने सिस्टम के बारे में जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इमोशन ऑफ लाइफ, मोस्ट ट्रीटमेंट की प्रोसेस की बात कर रहे हैं. अगर हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस देखें, मतलब मेडिसिन के द्वारा और विदाउट मेडिसिन साइकोथेरेपी से, तो मेडिसिन के साथ बोला जाता है, ऐसा कहते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं देखा कि कोई व्यक्ति उस टाइम लाइन में ठीक हो गया. यूजुअली इट इज़ सेड कि 2 से 3 साल दवाई खाओगे तो वो ठीक मैनेजेबल हो जाएगा, है ना. अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि वो कंप्लीट ठीक हो जाएगा और कंप्लीटली रीचिंग टू द क्योर पहुंच जाएगा. लेकिन इमोशन ऑफ लाइफ सिस्टम इंश्योर कि आप 4 से 5 महीने में कंप्लीट रिकवर कर जाएं, और उसके बाद में कंसिस्टेंट फॉलोअप मेंटेन करके वीकली बेसिस पे, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, फॉलोअप सेशन आफ्टर द एक्टिव फेज, कि व्यक्ति ओसीडी क्योर स्टेट तक भी पहुँचे, जिसमें कि वो किसी भी प्रोफेशनल के पास जाए, वो डायग्नोसिसेबल स्टेटस हो ही ना उसका. So in short, psychiatric means with medicine it is usually 2 to 3 year minimum, and with the psychologist approach if we see, अगर हम साइकोलॉजिस्टों के अप्रोच देखें, जिस तरीके से लोग सेशन करते हैं कि हफ्ते में 1 दिन सेशन कर लिया, तो उसमें ऐसा मानते हैं कि 8 से 12 महीना लगेगा. So if you see our system is very simple. We do daily session, let's say sometime 2 session also, and then the caregiver session. So we have a different mechanism of OCD treatment, which is मैं अगर उसको सिंपल भाषा में बोलूँ तो हम 360 डिग्री ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं. तो जो भी लूप होल हैं, जो भी कॉजेज़ हैं आपके प्रॉब्लम्स के, हम उन सारे कॉजेज़ को एड्रेस करें, एंड दैट इज़ ऑल्सो विदाउट मेडिसिन. ओसीडी की हम बात करें तो एक सवाल ये भी आता है कि वो आपके डेली लाइफ पे कितना इम्पैक्ट डालते हैं, आपके रिश्तों पे क्या असर पड़ता है उसका, और फिर जिस परिवार के साथ आप रह रहे हैं, वो परिवार किस तरीके से ओसीडी जिसको है उसकी मदद कर सकता है. So here 2 questions separate. Can you repeat your question, first one? Yeah. फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके रिलेशनशिप्स पर या आपके डेली लाइफ पर ओसीडी कितना इम्पैक्ट डालता है. Not only relationship and daily life, I believe when somebody reach to the moderate plus category, so there are and few category: mild, low OCD, mild OCD, moderate OCD, severe OCD, chronic OCD, profound OCD, and then profound plus 1 to 3. So something reach to the severe category. अगर कोई भी व्यक्ति अगर सीवियर कैटेगरी ओसीडी तक पहुंच चुका है, अप टू मॉडरेट ज़िंदगी चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही सीवियर कैटेगरी में पहुंचा तो नॉट ओनली पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, व्यक्ति की ज़िंदगी के हर फेज़ में वो इम्पैक्ट करता है. द प्राइमरी इफेक्ट बिलोंग टू द पर्सनल लेवल, कि व्यक्ति का क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना अफेक्ट होता है. सोशल रिलेशनशिप व्यक्ति के अफेक्ट होते हैं, उसका जो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो शॉपकीपर हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो या सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हो, उसका वर्क परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा. उसके बाद उसका सोशल इंटरेक्शन, उसका इंटरेक्शन अपने आप से, उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसकी सेक्सुअलिटी, उसका एक्सेस टू डिफरेंट एंटरटेनमेंट, ये सारे एरिया अफेक्ट होने लगते हैं. बट नॉट अप्लाई टू एवरीवन. सम पीपल मे हैव अ लिमिटेड इम्पैक्ट इंक्लूडिंग इवन द सीवियरिटी. सो इट डिपेंड, ये सब डिपेंड करता है कि व्यक्ति पे अफेक्ट क्या होगा, कि उसके प्रिंसिपल क्या हैं लाइफ के,
उसकी लाइफ के गोल एंड पर्पसेस क्या हैं, और उसका पर्सनैलिटी मेकअप क्या है ना. सो इम्पैक्ट इज़ नॉट सेम, impact is vary, but most of the time, let's say in 70% plus cases, in severe cases, impact will be in most part of the life. अगला सवाल ये था कि परिवार कैसे मदद करे अगर किसी को घर में ही OCD है तो. That is very important question. I believe if I am able to convey and if this channel can highlight this, so I was writing down today morning only कि how the family can help directly, indirectly. सो सिंपल रिकमेंडेशन, डू नॉट इन्वॉल्व, मतलब सिंपल रिकमेंडेशन हम केयर गिवर के एंगल से देखेंगे वो कैसे मदद कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो जो व्यक्ति रीअश्योरेंस चाहता है, बार बार वो क्वेश्चन पूछता है सेफ्टी रीज़न के लिए, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि जब आप इन्वॉल्व होंगे तो उसके क्वेश्चन के नंबर बढ़ेंगे. सो ये मैं अपने प्रोग्राम, जो हमारा OCD रिकवरी प्रोग्राम है, उसमें भी मैं डे 1 ही केयर गिवर को समझा के रखता हूँ. आज तक जो होता रहा वो ठीक है. ग्रेजुअली पहले मैं आपके क्लाइंट को रेडी करूँगा, आपका जो फैमिली मेम्बर है, और उसके बाद आपका नंबर है. जब क्लाइंट समझ जाएगा इस बात को, जो अपने ट्रीटमेंट के लिए आया, कि पूछने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि वो 10 बार पूछ रहा है तो 50 बार और अर्ज होता है. अगर 50 बार पूछ रहा है तो 500 टाइम अर्ज होता है. अगर 500 टाइम पूछ रहा है तो 2000 टाइम पूछता है. तो वो रीअश्योरेंस सीकिंग इज़ अ कंपल्शन, और कंपल्शन करके हम उसको ठीक नहीं कर सकते. सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम. तो पहला, रीअश्योरेंस ना दीजिए. दूसरा, उसके जो रिएक्शन है क्लाइंट के, फैमिली मेम्बर के, वो इमोशनल ओवरवेल्म फील कर रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, क्राई कर रहा है, उसकी वजह से पर्सनली अफेक्ट मत होइए, क्योंकि जैसे ही आप अफेक्ट होंगे, क्लाइंट और आपका जो फैमिली मेम्बर है वो आपको और इन्वॉल्व करेगा इस प्रोसेस में अनइंटेंशनली. और होगा क्या कि जो इम्पैक्ट व्यक्ति पर पड़ रहा है वो इम्पैक्ट आप पर भी पड़ने लगेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम केयर गिवर से कि सर वी फील पेन व्हेन आवर सन और डॉटर और वाइफ इज़ इन ट्रबल. मैं हमेशा यही बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि मैं आपको उसमें इन्वॉल्व होने से रोक रहा हूँ, ना कि उसको फील करने से. लेकिन आपका पार्टिसिपेशन उसके इम्पैक्ट को डबल ट्रिपल करता है, क्योंकि क्लाइंट एक नेगेटिव इमोशन से गुजरता है कि मेरी वजह से मेरे फैमिली मेम्बर अफेक्ट हो रहे हैं. सो दिस इज़ अ 2 रिकमेंडेशन. थर्ड वन, लेट मी रिपीट इन फर्स्ट रिकमेंडेशन, अवॉइड रेस्पॉन्डिंग ऑन द क्वेश्चन कंसर्न दैट योर फैमिली मेम्बर इज आस्किंग. जो भी व्यक्ति OCD सफ़र कर रहा है, उसका जो रीअश्योरेंस हैबिट है क्वेश्चन पूछने का, उसमें आंसर मत कीजिए, बट दैट शुड बी इन अ सिस्टमैटिक मैनर. एब्रप्टली नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाए. जब भी आप है ना किसी को OCD के साथ देख रहे हैं, एक प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट कीजिए ना, आस्क अबाउट द रीअश्योरेंस हैबिट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रीअश्योरेंस हैबिट. दूसरा, इमोशनल लेवल पे उसके साथ कनेक्ट मत होइए कि जो पेन वो महसूस कर रहा है आप उस पेन को महसूस करने लगें, तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट और डबल ट्रिपल एंड 4 लेयर हो जाएगा. OCD as a recommendation how the caregiver can help. OCD is in a simplest manner. What is OCD? OCD is the way you approach things, situation and the condition. जो थॉट है आपकी, उसको आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो. सेम हाउस में, सेम, मतलब अदर सिबलिंग डजेंट हैव दैट एस्पेक्ट. सेम क्लासरूम में दूसरे बच्चे वो सी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, सेम ऑफिस में दूसरे लोग उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं. So that is the reaction from the one particular person, the unique way of approaching, and how this unique response come. Again, that is a higher sensitivity of person, higher apprehension, over vigilant approach. So these are the related with personality dynamic, and then their own higher side of sensitivity. That is the reason. So understand your OCD, how you are reacting differently. In same way, family member need to guide. Family member need to guide. कि दिस कैन बी रेस्पॉन्डेड इन मोर ईजी मैनर. सो अगर केयर गिवर को हेल्प करना है अपने फैमिली मेम्बर का, तो उसको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कीजिए कि जिस सब्जेक्ट को वो, जो आपका फैमिली मेम्बर है, क्लाइंट है, इस तरीके से ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, अगर उनको वो रिएक्ट करना होगा तो वो कैसे करेंगे. और अलाउ दैट पर्सन कि आप अपने दोस्त से, अपने कोई भी आपका फ्रेंड है जो आपका क्लोज रिलेटिव है, जिस पर भी आपको ट्रस्ट है, उससे पूछिए कि अगर ये थॉट आपके पास होगा तो हाउ यू विल रिएक्ट. एंड यू विल फाइंड कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु डोंट हैव अ OCD रिलेटेड सब्जेक्ट, देयर रिएक्शन विल बी वेरी न्यूट्रल. दे विल बी सेइंग नो, आई विल नॉट केयर अबाउट इट. आइदर इट्स अ हैंड वॉश, हार्म ऑब्सेशन, और पोस्टपार्टम, और चेकिंग रीचेकिंग, रिलीजियस. क्योंकि दुनिया तो सबके लिए एक सी है, इन्वायरमेंट सबके लिए एक सा है. बस ये सोच ही है, ये अप्रोच ही है जो आपको है ना इस OCD के ट्रैप में रखती है. सो दीज आर द 3 रिकमेंडेशन. एंड लास्ट रिकमेंडेशन, do not wait for auto correction. This will not happen. This whole generation may get affect. जब भी आप साइन सिम्टम देखते हैं, simple as that, reach out to somebody who is specialized in the care of OCD management.
It can be anything. It can be some good psychiatrist, it can be good counselor, it can be psychologist, clinical psychologist, or maybe a psychiatric social worker also. OCD management require the understanding of the subject and the commitment from the person who is saying I am a mental health professional to help you. सो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी है और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से ओसीडी को क्योर किया जा सकता है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन किन बातों को ध्यान में रखकर आप एक ओसीडी पेशेंट या फिर क्लाइंट को समझा सकते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक मानसिक स्थिति है जो टाइम के साथ अगर आप सही ट्रीटमेंट लेते हैं तो ठीक हो जाती है। Absolutely correct. थैंक यू सो मच श्याम जी, आप आए, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी। ऐसी और भी इंटरव्यूज़, जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।